नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज पहले क्लास में सीयूटी पीजी एमए एमएससी ज्योग्राफी के। मैं रत्नाकर, आप मेरे साथ पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पूरा कोर्स। और आज हम लोग ऑफिशियली इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं। सिलेबस के बारे में आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, एक साल का पीवाईक्यू भी करा दिया था। और आज सिलेबस का जो पहला टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, वहां से शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए एक नई बात आपको बता दूं जो कहीं नहीं मिलेगा कि हर एक टॉपिक के बाद आपको 40 क्वेश्चन की एक सीट दी जाएगी और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे पीडीएफ या टेक्स्ट या जिस भी माध्यम से दिया जाए आपको उसको आपको प्रैक्टिस करना है और उसका आपको रिस्पांस देना है, चाहे वो गूगल फॉर्म के माध्यम में हो। और आपको निरंतर कमेंट करके आपको क्या आवश्यकता है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या क्या टॉपिक जो डिस्कस होने चाहिए, अगर कोई छूट जाए तो वो आपकी बतानी जिम्मेदारी है। मेरा नाम रत्नाकर और आप देख सकते हैं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंतर्गत हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे और टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी। सीयूटी पीजी की तैयारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। मैं बार बार कर रहा हूं कि हम लोग के जैसा कंटेंट कोई नहीं देगा, इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेंगे। इसके साथ जो एक इनोवेटिव अप्रोच है, एनालिटिकल डिस्कशन है और जो उसका पूरा विवरण, उसके तथ्यों की ठीक ठीक से जांच और जो साइंटिफिकली समझाया गया है, आप कहीं से भी तुलना करके देख लीजिए, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा नया अप्रोच है कि हम पर डे क्लास के साथ आपको एक प्रैक्टिस की सीट देंगे, वो सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर मिलती भी तो उतनी क्वालिटेटिव इन नेचर नहीं मिलेगी। हम आते हैं आज अपने क्लास पे और आज हम बात करते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो शब्द है, एक शब्द है जियो और एक है हमारा शब्द मॉर्फोलॉजी। सीयूईटी जो पीजी का सिलेक्शन, सीयूईटी जो पीजी का सिलेबस है उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन 1 में। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो किस तरह से बनी है। मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। लॉजी मतलब होता है साइंस। किसी भी सब्जेक्ट के आखिर में अगर साइंस लॉजी आता है तो उसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। अब अगर हम सिलेबस की तरफ देखें तो हमारे सिलेबस में जो सेक्शन 1 है जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंपॉर्टेंट थियरी एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। आज हम जिस टॉपिक को इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली, वो टॉपिक हमारा है सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज थी, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से कि इस टॉपिक पे पूछे जाने वाले सवालों में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कौन सी थियरी किसने दिया और कब दिया है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है और कुछ कुछ उसके पॉइंट रिलेटेड। तो आज हम अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बात को समझेंगे कि उसको कैसे डिस्कस करना है और कैसे उसको याद करना है। सोलर सिस्टम के बारे जब पढ़ते हैं तो अर्थ भी उसी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेना शुरू करते हैं कि कौन कौन से उसमें प्लैनेट है, क्या क्या सोलर सिस्टम में है, तो अर्थ भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम तो रहते यहीं पे हैं और हमारी परीक्षा का सिलेबस भी है। हमें तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से मतलब है। और फिर इसमें कौन कौन सी थियरी ऐसी हैं जिसमें सोलर सिस्टम और अर्थ दोनों की ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया है। तो इन 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी, बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा इस पिक्चर को। यह जो सबसे लेटेस्ट थियरी है सोलर के बारे में, सोलर सिस्टम की इवोल्यूशन के बारे में, यानी हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। कहते हैं कि ब्रह्मांड महाविस्फोट से बना, बिग बैंग से बना। बेसिकली ये जो पिक्चर है ये बिग बैंग थियरी का ही पिक्चर है। ये अगर आप देख पाए तो गैलेक्सी, प्लेनेट और अदर उससे रिलेटेड चीजें कैसे बनी है इस सोलर सिस्टम की, इसके बारे में ही ये बात कर रहा है। अगर देखें तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। केवल एक मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि हमारे पास एक पॉइंट है जहां से बिग बैंग हुआ, ठीक है। और कब हुआ? सबसे पहले हमारे पास स्टार 400 साल पहले बने और यूनिवर्स अभी भी लगातार एक्सपेंड कर रहा है। और कितने साल पहले हुआ ये? 13.7 साल बिलियन ईयर पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग
कब हुआ था? तो 13.77 बिलियन साल पहले, मतलब 13.77 बिलियन साल पहले बिग बैंग के चलते इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस थियरी को या इस हाइपोथेसिस को बेसिकली हम कहते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस, या कई बार सामान्य शब्दों में कहते हैं बिग बैंग थियरी। और आप देखें तो यहां से लगातार ये हमारा एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है। इसके ठीक ठीक इस बात को ऐसे समझे कि एक गुब्बारा ले लें और गुब्बारे के ऊपर छोटे छोटे सर्कल बना लें। अगर गुब्बारे में हवा भरेंगे तो जिस पॉइंट से हवा भरते हैं तो गुब्बारा हमारा फैलता जाता है। गुब्बारा फैलता जाता है तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है और इन पॉइंट्स का आकार भी बढ़ता जाता है। अगर आप उस एनालॉजी को समझते हो, अगर उस प्रक्रिया को आप समझते हो, या घर पे प्रयास करके भी देखिएगा, एक गुब्बारा लीजिएगा, उसके ऊपर कुछ डॉट 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 बनाइएगा, मार्क बनाइएगा, छोटे छोटे वृत्त या सर्कल बनाइएगा और गुब्बारे को हवा दीजिएगा। गुब्बारे को जब आप हवा देंगे तो ये पाएंगे कि गुब्बारा हमारा फूल रहा है। जब वो गुब्बारा फूलेगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा और उसका जो डॉट डॉट था, जो डॉटेड पॉइंट थे, उनका भी आकार बढ़ेगा और जो और भी डॉटेड पॉइंट थे उनके बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। बिग बैंग की जो संकल्पना है, हाइपोथेसिस से कुछ इसी प्रकार की उसकी परिकल्पना है। सबसे पहले इस पॉइंट से एक महाविस्फोट हुआ। क्यों हुआ? इसको हम कहते हैं कि एक हाई डेंसिटी पॉइंट है, इनफाइनाइट डेंसिटी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो जब विस्फोट हुआ तो धीमे धीमे कूलिंग हुई। कुछ साल कूलिंग होने के बाद 400 मिलियन साल पहले पहला स्टार इसका बना था। बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ। बहुत रैपिड एक्सपेंशन मतलब कुछ चंद सेकंड, चंद शुरुआत की मिनटों में ही बहुत ज्यादा ये बड़ा हो गया था। इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे थियरीज के अंदर में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम, सोल मतलब होता है सन, सोल का क्या मतलब होता है? सन होता है, और सिस्टम यानी सन और सन से रिलेटेड सिस्टम। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का नाम क्या है? आकाश गंगा, मिल्की वे। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। सोलर सिस्टम में सोल का मतलब होता है सन, सिस्टम का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ सिस्टम। हमारे पास सन है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारे पास हमारी ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा सूरज। तो ये सूरज है, सन है। इसके पास जो सबसे नजदीकी प्लेनेट है, सन एक स्टार है। सबसे खास बात यह है, सन क्या है? स्टार। और ये जो सारे हैं ये क्या है? इसके प्लेनेट है। क्या है? प्लैनेट है। ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, 4 प्लेनेट ये। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो अब किस में आ गया है? ड्वार्फ प्लेनेट में। ये जो 4 प्लेनेट है, सन से जो 4 प्लेनेट है, और इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है। तो ये जो 4 प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को हम बोलते हैं गैसियस प्लेनेट। क्या बोलते हैं? गैसियस प्लेनेट। क्या बोलते हैं? गैसियस प्लेनेट। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं? रॉकी प्लेनेट। क्या बोलते हैं? रॉकी प्लेनेट। ये सही है कि गलत है? गलत है कि सही है, आप बताएं। ऐसा है क्या कि इसको गैसियस बोलेंगे और इसको रॉकी बोलेंगे? इज इट सो? इज इट सो? नो, नॉट एट ऑल। देन व्हाट द प्रॉब्लम? तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सन, हमारा जो सन है, जो हमारा सन है, ये सन जो हमारा है और ये प्लैनेट्स है हमारे। ठीक है। सन क्या हुआ कि जब सोलर सिस्टम बना तो बहुत तेज आंधी है जिसको हम बोलते हैं सोलर विंड, उसके चलते क्या हुआ कि स्किप कर गए। तो जो शुरू के 4 प्लैनेट्स थे, शुरू के जो 4 प्लैनेट्स थे, वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स, इनका नेचर एक तरह का है। किस तरह का नेचर? रॉक का नेचर। जो बाहर के जो 4 बच्चे हैं उनके नेचर अलग है। वहां धीमे धीमे सन से डिस्टेंस बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ? टेम्परेचर कम होता चला गया, तो वहां पे आइस फॉर्मेशन भी मिलते हैं। ये जो शुरू के 4 गैसियस प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम उसको ठीक से देखें तो हमारे प्लैनेट्स तो 2 तरह के हो गए। हमारे जो प्लैनेट हैं वो हमारे हो गए 2 तरह के। एक जो हमारा प्लैनेट है वो कैसा हो गया? गैसियस हो गया। और दूसरा क्या हो गया? हमारा प्लैनेट रॉकी हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या? इनर प्लैनेट बोलते हैं क्या? नहीं,
नहीं बोलते। तो ये बात ध्यान रखना है कि सवाल भी जब ऐसे बनेंगे तो सवाल ऐसे ही आए। सन के पास जो 4 प्लेनेट हैं कौन कौन से, वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स। उसके बाद क्या हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर उसके बाहर हैं 4। और जब बहुत तेज हवा चलेगी तो पूरा का पूरा उसका मास बाहर निकल जाएगा, जो उसका वातावरण है वो बाहर निकल के चला जाएगा। तो इन चारों में जो एक सवाल पूछता है कि कौन कौन से प्लेनेट गैसियस प्लेनेट हैं, कौन कौन से प्लेनेट रॉकी प्लेनेट हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो अच्छा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जो पूरा मास है, जो सोलर सिस्टम का 99% मास है वो किसके पास है, सन के पास है। और प्लेनेट जो है हमारे 8 उनके में 99% क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करके समझने की जरूरत है। क्या कहने का ये प्रयास कर रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा सन है जो मेजर स्टार है, 99% मास जो है इसके पास है। और ये जो प्लैनेट्स हैं वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनके पास हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को इलेबोरेटली हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। एक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि P बराबर m इंटू वी। P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, m मास और किसी वस्तु की वेलोसिटी भी है। यानी अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उसका मास m है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो हमारा था P। उसको हम बोलते थे लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम। इसी का जो काउंटर पार्ट है, इसी का जो रोटेशनल फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को यल से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है I इंटू ओमेगा। ठीक है, I जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा जो है हमारा कहां गया, हाँ, I जो है हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यल हमारा है एंगुलर मोमेंटम। अब क्या हो रहा है कि जो टोटल मास है सिस्टम का, जो हमारे सोलर सिस्टम उसका जो टोटल मास है वो हमारा 99% मास कहाँ है, सन में है। और 99% ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्लैनेट्स के पास है। एक नियम होता था एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम, अगर फिक्स रहना है, अगर मोमेंटम को फिक्स रहना, इस बात को एक बहुत फेमस एग्जांपल से समझाया जा सकता है जो भौतिक विज्ञान में पढ़ाते हैं कि जब कोई नृत्य करने वाला व्यक्ति या स्त्री जब नृत्य करती है और अपने हाथों को जब बाहर फैलाती है और फिर वो अंदर खींचती है, तो इसमें उसकी स्पीड का बड़ा रोल है, क्योंकि हमको अपना एंगुलर मोमेंटम को हमको कांस्टेंट रखना है। अब एंगुलर मोमेंटम को जब कांस्टेंट रखना है तो अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं I/V/R। अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना, अगर मैंने रेडियस को कम किया, यानी अगर मैंने अपना हाथ अंदर खींचा, अगर मैंने अपना हाथ अंदर खींचा तो हमको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी, आप सोच के बताइए। अगर हाथ को बाहर किया तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, वो इसी फार्मूले से तय होता है। और यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे सारे ओरिजिन के थ्योरी दिए गए हैं अर्थ के ओरिजिन के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने का हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, अगर ये हमारी एक्सिस है इसके चारों तरफ रोटेशन हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ फॉलो होना है, तो क्या होगा, उस फार्मूले को देख के क्या लगता है कि अगर वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं बहुत तेज, तो हमें अपना हाथ अंदर की तरफ खींचना होगा, रेडियस को घटाना होगा। और वेलोसिटी को अगर बढ़ा रहे हैं तो रेडियस को कम करना होगा, वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो रेडियस को बढ़ाना होगा। तो यानी कि अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है पूरा, ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को, एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा।
यही बेसिक सिद्धांत बहुत सारे थियरीज के ओरिजिन का कारण है कि क्यों अर्थ के ओरिजिन के लिए, क्यों सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए इतनी सारी थियरीज आई हमारे पास। तो मेजर जो थियरीज हैं उसमें जो सबसे पहला थियरी है जो बाद में फिर जिसके बारे में डिस्कस हो, तो सबसे पहला थियरी हमारा गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। कांट का गैसियस हाइपोथेसिस यानी गैसियस सिद्धांत कांट ने दिया। फिर उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस, बेसिकली इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद कुछ और लोगों ने विचार, कॉन्सेप्ट वही है, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस आए। जो कौन सा हाइपोथेसिस किस तरह से एक्सप्लेन करता है, यहाँ जो सवाल बनते हैं बेसिकली वो ये आते हैं कि कब किसने दिया, यानी थियरी किसने दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया? कांट ने। और बाद में इसका सुधार किसके द्वारा किया गया? लैप्लेस के द्वारा। नेक्स्ट थियरी है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। बाद में चैम्बरलिन ने भी कोई सिद्धांत दिया। फिर टाइडल थियरी के आधार पे जीन और जेफरी ने एक्सप्लेन करने की प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि ये जो सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ, ये कैसे बने। उसके बाद रसेल ने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर होयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस आया, स्मिथ का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस आया, और जो पिक्चर सबसे पहले दिखाया था बिग बैंग थियरी का, वो आया, जो हमारी लेटेस्ट संकल्पना है ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में। तो यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से सवाल जो हमारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो है निकले हुए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? 3 तरीके के सवाल बनते हैं इस टॉपिक पे। 3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक की थियरी जो है, जो हमारी थियरी है, उसको किसने दिया? कौन दिया भाई? हु। नाम पूछ लेता, मैच द फॉलोइंग में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया? कांट ने दिया। नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेस, बेसिकली इन दोनों को मिला के ही कहते हैं। कांट ने दिया और लैप्लेस ने उसका सुधार किया। मजे की बात है, साइंस के अंदर में लैप्लेस का एक बड़ा योगदान है। वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करने का स्किल रखता था, इसलिए बहुत सारे जगहों पे लैप्लेस ने सुधार किया है साइंस की थियरी में। और इसलिए कांट ने जो हाइपोथेसिस दिया, कांट एक बहुत शानदार फिलोसफर था, विचारक था। उसने जो हाइपोथेसिस संकल्पना दी थी, उसमें बाद में इसी एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग बोलते हैं ना, कोणीय संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग बोलते हैं या एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए सारे सिद्धांत हमारे दिए गए थे। फिर प्लेनेटेसिमल थियरी किसने दिया था? तो चैम्बरलिन ने दिया था। जीन और जेफरी ने कौन सा थियरी दिया? तो उसका नाम है टाइडल थियरी। रसेल की थियरी क्या नाम है? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। हॉयल्स ने क्या दिया? सुपरनोवा का सिद्धांत दिया था। स्मिथ ने क्या दिया था? इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस दिया था। और फिर बाद में बिग बैंग थियरी आई। तो 2 सवाल आते हैं कि कौन दिया। दूसरा सवाल पूछता है ईयर का, किस ईयर में दिया गया। और इसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किसमें? क्रोनो यानी बढ़ते और घटते, जिसको हम बोलते हैं आरोही और अवरोही, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है। तो इस सवाल से, इस टॉपिक से, इस थियरी से एवरेज जो है, एवरेज तौर पे 1 से लेके 3 सवाल पूछे जा सकते हैं केवल इस पेज से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, मैं फिर बता देता हूं कि ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। क्यों इंपॉर्टेंट पेज है? क्योंकि इसमें जो ये थियरीज हैं, गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जीन जेफरी का टाइडल हाइपोथेसिस, रसेल का बाइनरी स्टार थियरी, होयल्स का सुपरनोवा सिद्धांत, स्मिथ का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग। एक तो सवाल कि कब आया,
दूसरा सवाल कि किसने दिया, मैच द फॉलोइंग। तीसरा सवाल वो दिया रहेगा इसके, जैसे गैसियस हाइपोथेसिस के सामने ऑप्शन दे दिया कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जेफरी एंड होयल, तो कौन इसमें से सही है। तो ये जो पीपीटी का पेज है जिसपे मैं अभी आप पढ़ रहे हैं, इसको एकदम हमेशा ध्यान रखना। और ये सारे सिद्धांत जो जितने दिए गए हैं उसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के हिसाब से दिए गए हैं, उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। तो एक एक करके हम सारे सिद्धांतों को और किस साल में दिए गए हैं, ईयर क्या है, उसके आगे भी अभी जब पढ़ेंगे तो वहां जिक्र करेंगे किस ईयर में कौन सी थियरी दी गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज एकदम आप समझ लीजिए कि स्टार पेज है। ये यहां से 3 स्टार लगा लीजिए। 1 से लेके 3 सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं और सवाल बड़े फिक्स इन नेचर है। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट कब दिया गया था। गैसियस हाइपोथेसिस 1755 में, और बाद में इसको 1755 में दिया गया और बाद में इसको लैप्लास ने करेक्ट किया। किसने करेक्ट किया, लैप्लास ने इसको क्या किया, करेक्ट किया। क्या किया, करेक्ट किया। तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट को समझने के लिए 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। बहुत आसान सा सिद्धांत है। ये पहली संकल्पना है, पहली साइंटिफिक संकल्पना है, बेसिक वैज्ञानिक संकल्पना हाइपोथेसिस है, जो सोलर सिस्टम या अर्थ या यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोची। और इसने बात किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं नेबुला का कॉन्सेप्ट। लैप्लास बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया। तो 4 पॉइंट में समझेंगे या 5 पॉइंट पे कि ओरिजिन नेबुला कैसे बनता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ प्लैनेट और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। इससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, उसको समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या ग्रेविटेशनल थियरी। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल थियरी ना। ये कहता है कि 2 पिंड है, 2 मासेस हैं, m1 एक का मास है, दूसरे का मास है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी है r। अभी जो r दूरी है, क्या है हमारी जो r दूरी है, तो यहां जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा उसको हम डिफाइन करेंगे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है कि यह जो फोर्स है उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जी जो है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। ये बात अगर आप अपने खोपड़ी में बिठा के रखेंगे कि दो जो द्रव्यमान है, जो 2 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है और यह एक वस्तु है, तो इन दोनों के बीच में दूरी अगर 2 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। तो अगर इसका 1 किलो का है और ये 2 किलो का है, तो 1 गुणे 2, और दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, तो 2 बटे में 2 का स्क्वायर और गुणे में कैपिटल G, तो m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, उसके बीच में दूरी का स्क्वायर और कैपिटल G। बात करते हैं कि कांट ने क्या कहा। कांट ने कहा कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, ये जो सोलर सिस्टम है, ये ओरिजिनेट किस चीज से होता है, जो हमारा सोलर सिस्टम है ये किस चीज से ओरिजिनेट होता है। तो उसने कहा कि एक वास्ट डिफ्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको हम कहते हैं नेबुला। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल पूछा जाएगा। कांट के हाइपोथेसिस में, जिसको बाद में लैप्लास ने ठीक किया है, जहां पे नेबुला के डिफिनीशन को पूछ लेता है कि नेबुला है क्या, किसको हम नेबुला कहना चाह रहे हैं। नेबुला क्या है, जो वास्ट, जो बहुत बड़ा डिफ्यूज क्लाउड है, किसका, गैस और डस्ट का। क्या है, गैस और डस्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला। और ये नेबुला किस चीज का बना हुआ है, इस नेबुला का कंपोजिशन किस चीज का है, तो इस नेबुला का जो कंपोजिशन है वो है किस, लाइट एलिमेंट। और लाइट एलिमेंट में कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, और कुछ मात्रा में ट्रेस अमाउंट हैवियर एलिमेंट भी मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है कि 0.01 वेट % से कम। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, कांट के हाइपोथेसिस का, वो ये है कि जो ये नेबुला है, ये सोलर सिस्टम उस नेबुला से आया है। और नेबुला कैसा है, वास्ट है, डिफ्यूज क्लाउड है, किसका, गैस और डस्ट का, जिसको हम बोलते हैं नेबुला। और ये नेबुला किन चीजों का बना हुआ है, तो लाइट एलिमेंट का बना हुआ है। वो लाइट एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और कुछ मात्रा में हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट्स के ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि वेट परसेंटेज में देखें, वेट के हिसाब से देखें तो 0.01% से कम पाए जाते हैं। तो ये कहता है दूसरे पॉइंट में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते, अभी मैं आपको बता रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब दो मास बॉडी हो या दो पिंड हो, इनके बीच में जो दूरी है, अगर r दूरी है, m1 कोई मास है, m2 मास है, और उसके बीच में r डिस्टेंस है, तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर, साथ में कैपिटल G बराबर F। तो कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते नेबुला क्या हुआ, कोलैप्स कर गया इनवार्ड। इसको हम फिगर से भी समझेंगे, पहले थियरी समझ लेते हैं। नेबुला क्या हो गया, इनवार्ड में क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा था ना, जैसे ही कोई नृत्यांगना, फिर से मैं उदाहरण से बताता हूँ, कि जब कोई नृत्य करता है और अपने हाथों को बाहर फैलाता है, उस वक्त उसकी स्पीड होती है स्लो। क्यों होती है, यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट है, यानी कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। अगर वो अपने हाथ को अंदर की तरफ खींच रहा है, तो उस वक्त रेडियस उसका हो रहा है कम, और जब उसकी रेडियस कम हो रही है तो उसको अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना होगा, ताकि वो उसका कंजर्वेशन बना रहे, वो एकदम कांस्टेंट रहे। सेम सिद्धांत अगर आप ध्यान दें तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स में वही बात कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते नेबुला क्या होने लगा, इनवार्ड कोलैप्स होने लगा। अगर ये नेबुला है तो ये अंदर की तरफ खींचने लगा, इसको बोलते हैं इनवार्ड कोलैप्स। और ये इनवार्ड जब अंदर की तरफ, यानी कि रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इसका रेडियस, सपोज कर लेते हैं कि पहले ही इसका रेडियस 10 मीटर रहा हो और बाद में इसका रेडियस जो है 3 मीटर हो गया हो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, कंजर्व करना है। क्या करना है, कंजर्व करना है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के चलते क्या करेगा, बहुत स्पिन फास्ट करेगा, और इससे फॉर्मेशन होगा फ्लैटेंड रोटेटिंग डिस्क। ये शब्द याद रखना है, इसका फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फ्लैटेंड रोटेटिंग डिस्क। तीसरा बात करता है कि जब ये रोटेशन हमारा कोलैप्स हुआ, नेबुला कोलैप्स किया, फिर उसकी स्पीड बढ़ी, तो इसमें जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन किसी क्या है, सोलर सिस्टम का हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सन है। तो सन का ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ये जो सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सूरज कैसे बना। कांट की गैसियस हाइपोथेसिस में सूर्य के बनने की संकल्पना जो है, वो कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मास है जो कंसंट्रेट हुआ कहाँ पे, सेंटर, जो ये कोलैप्सिंग, ये जो रोटेट कर रहा था और कोलैप्स हो रहा, अंदर की तरफ खींच रहा था, तो मास यहाँ इकट्ठा हो गया। और मैं सबसे पहले फिगर में पढ़ाया था कि 99% मास कहाँ है, सूर्य में है, और 99% एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, प्लैनेट्स के पास है। ये कोलैप्सिंग नेबुला के सेंटर पे, और ये सबसे पहले बना है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोटोसन। तो कांट के हाइपोथेसिस में प्रोटोसन की संकल्पना की गई। किसकी संकल्पना की गई, नेबुला की तो बात हुई कि दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, प्रोटोसन की संकल्पना की। और जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, कोलैप्स हो रहा है ना, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और यहाँ से सन, जानते हैं कि सूर्य से जो रोशनी निकलती है, उसका पीछे कौन सा रिएक्शन काम करता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है। जनरल सवाल है, आप भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि सूर्य से जो लगातार रोशनी निकल रही है, वो आग कहाँ से पैदा हो रही है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और वहां से हमारा सन निकला। अब सन का एक्सप्लेनेशन इसने दे दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया सन का। अब सन के बाद प्लैनेट्स हमारे पास, तो प्लैनेट का एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क था, जो प्रोटोसन हमारा बन रहा था, विदिन द सराउंडिंग प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पार्टिकल्स क्या किए, कोलाइडेड किए और स्टक टुगेदर, और उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। वो भी धीमे धीमे इकट्ठा होते चले गए, और समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ
ये क्लम्प्स जो है प्लेनेटेसिमल में, प्लेनेटेसिमल शब्द क्या है, प्लेनेटेसिमल डेवलप किया और बाद में ये प्लेनेट्स बनाए। केवल प्लेनेट नहीं बनाए, और भी बहुत सारे खगोलीय पिंड इससे बने। तो ये थियरी क्या क्या एक्सप्लेन कर दी, एक बात की नेबुला की, और समझाया प्रोसेस क्या है, सन के फॉर्मेशन की बात की, प्लेनेट के फॉर्मेशन की बात की, और एक बात कहती है कि नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। कांट की हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट थी किसके लिए, नेचुरल और फिजिकल फॉर्मेशन बता रही है कि सोलर सिस्टम कैसे बना। इसने कोई ऐसा विचित्र सी कल्पना नहीं किया, इसने खगोलीय सिद्धांतों के बारे में विचार किया, और उन खगोलीय सिद्धांतों के बारे में विचार करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये जो कुछ भी दिया ये सुपर नेचुरल इन नेचर नहीं है, अप्राकृतिक नहीं है या अति प्राकृतिक नहीं है। इसने बहुत सामान्य तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक गैस का नेबुला था, उसके ग्रेविटेशनल कोलैप्स से और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सन बना, प्लेनेट बना और कुछ सेलेस्टियल बॉडी बने। बाद में उसका आइडिया जो है लैप्लास ने ठीक किया। लैप्लास ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान ये था कि लैप्लास ने इसको ठीक किया। इसका मतलब ये ठीक नहीं था, इसको ठीक किया बाद में, और इसको जब ठीक किया तो उसको हम बोलते हैं कांट लैप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस। तो 4 पॉइंट है कांट लैप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस में। सबसे पहले कि कब दिया गया, 1755 में। सबसे पहला सिद्धांत है साइंटिफिक सिद्धांत, क्या कल्पना, संकल्पना है। नेबुला का सिद्धांत बताया, नेबुला के बारे में बताया सॉरी नेबुला का सिद्धांत बताया। फिर इसके बाद बात किया सन के फॉर्मेशन के बारे में, फिर प्लेनेट के फॉर्मेशन के बारे में, फिर नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन का सिद्धांत किया। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे कि नेबुला हमारे पास बना था और ये जब कोलैप्स कर रहा है तो क्यों कोलैप्स कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सिद्धांत इस पे काम किया, और इसने सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम के चलते डिस्क शेप लिया, और डिस्क शेप क्या करना, रोटेट करना शुरू किया, और यहाँ पे हमारे क्या बना, प्रोटोसन की संकल्पना लाया कि सेंट्रल में मास इकट्ठा हो गया, इसको कहा प्रोटोसन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये जब अंदर की तरफ खींच रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ फोर्स के बारे में संकल्पना किया, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें उपयोग किया जिस शब्द का, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर खींच रहा है, इसके विपरीत जो इसको बैलेंस कर रहा है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ से इसने कहा कि छोटे छोटे प्लेनेटेसिमल बने, रिंग फॉर्म इनटू अ प्लेनेट। यही प्लेनेटेसिमल धीमे धीमे बनते बनते प्लेनेट का काम किया। तो ये अगर पिक्चर आप याद रखें कि नेबुला, फिर नेबुला से प्रोटोसन, प्रोटोसन की अवधारणा किसने दी, तो कांट ने दी, कांट लैप्लास थ्योरी में बात करती है। आगे की तरफ चलते हैं और दूसरे सिद्धांत जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैम्बरलिन ने 1905 में एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। तो ये फिर ये याद रखना कि किसने दिया, चैम्बरलिन ने दिया, और किस ईयर में दिया, ईयर और नेम, एक सवाल तो यहीं से बनता है। और ये सवाल में भी सन था, वो कह रहा है ना, ए क्लोज पैसेज ऑफ अनदर स्टार नियर द सन एक्सर्टेड स्ट्रांग टाइडल फोर्स। ये हमारा जो सन है इसके पास से एक छोटा स्टार जा रहा है, अब हम जानते हैं कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लगाता है, ये कहता है कि वो एक इसके ऊपर टाइडल फोर्स लगाया, पुलिंग आउट स्ट्रीम्स ऑफ गैसियस मटेरियल फ्रॉम द सोलर सरफेस फॉर्मेड बल्जेज ऑफ बोल्ट ऑफ मैटर। इसके फोर्स लगाने के चलते इसके में से कुछ मैटर जो है बाहर की तरफ निकला और वो छोटे छोटे पिंडों के रूप में दिखाई दी। कहा कि जो इजेक्टेड मटेरियल था ये कूल हुआ, जो मटेरियल उसने खींचा वो कूल हुआ और सॉलिडिफाइड होके काउंटलेस स्मॉल, शब्द देखिए काउंटलेस, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, स्मॉल सॉलिड बॉडी जिसको उसने कहा प्लेनेटेसिमल, जो which entered orbit around the sun, which entered in होगा in orbit around the sun। तो कहा कि इसके चलते जो टाइडल फोर्स के चलते इसमें जो छोटे छोटे बने, ये इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमना शुरू किया।
अब कहा कि कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते, किसके चलते? कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के चलते ये जो प्लैनेटेशंस फॉर्म हुए थे, ये एक ग्रेजुअली एक्रीटेड टू फॉर्म ए लार्जर बॉडी। धीमे धीमे इकट्ठा होके, ये जो छोटे छोटे थे, ये धीमे धीमे इकट्ठा होके क्या किए? इकट्ठा होकर बनाया सबसे पहले प्रोटो प्लेनेट, फिर उनसे बना प्लेनेट, फिर मून, और इसके साथ साथ एस्टेरॉयड एंड कॉमेट एंड लेफ्ट ओवर डेब्रिस। मजे की बात है कि इसमें एक बड़ा सबसे पहले शब्द आया है एस्टेरॉयड एंड कॉमेट, यानी कि चैम्बरलिन के सिद्धांत में केवल सन और ऑर्बिट और प्लैनेट्स की बात नहीं किया, इसने एस्टेरॉयड और कॉमेट तक के एक्सप्लेनेशन तक हमें थ्योरी दे दी। ये इसकी 3 बातें, इसमें जो 2 सवाल बनेंगे वो इसका ईयर बनेगा और कब दिया गया, क्या इसका सिग्निफिकेंस। इस ये हाइपोथेसिस जो है अर्ली 20th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट थी, बाद में इसको रिफ्यूज किया गया, और इसके पीछे कारण थे स्टेलर इनकाउंटर कहाँ से होगा, कहाँ से दूसरा स्टार आ रहा है, इनसफिशिएंट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर। फिर मैं बात कह रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम के ही थियरी के चलते, एंगुलर मोमेंटम को ही एक्सप्लेन के चक्कर में ये सारे थियरी डेवलप हुए हैं। और फिर जो ये फेल्योर ऑफ हॉट इजेक्टेड गैसेस टू कंडेंस, जो प्लैनेटेसिमल कंडेंस होकर प्लैनेट बने, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन इस सिद्धांत में जो प्लैनेटेसिमल के बारे में बताया, इस सिद्धांत की सबसे खास बात और खूबसूरत बात यह है कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन में जो प्लैनेटेसिमल के बारे में बताया गया, ये बाद के जितने भी प्लैनेटरी सिद्धांत है, जितने भी मॉडर्न प्लैनेटरी फॉर्मेशन थ्योरीज हैं, उस सब में ये हमको हमेशा मिला और ये फाउंडेशन बन के रह गया, आधारभूत संरचना के रूप में। ये जो सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। और इसके कुछ खास बातें, इसका एक मेरिट है, ये मीटियोराइट और मीटियर शावर, उल्कापिंड और उल्कापिंडों की बारिश के सिद्धांत के बारे में बात करता है। ये पहला अपने आप में इस तरह का थियरी था जिसने कहा कि मैंने बोला ना, सन और प्लेनेट के अलावा जो कॉमेट है, मीटियोराइट है, मीटियोरेटिक शावर है, उन सब के बारे में बात करें। इसके अलावा इसने जो प्लेनेटरी बॉडीज है उनकी ऑर्बिट कैसी है, हाईली इलिप्टिकल इन नेचर है, इसके बारे में भी बात किया, और ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ लार्जर थिंग्स, कुछ खास बातें बताया। इसकी डेमेरिट भी रही, जिसके चलते ये सिद्धांत हमारा बहुत लंबा नहीं चला या इसकी क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी आलोचना हुई। विज्ञान में क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव चीज है, जब कुछ आप काम करते हैं तभी आपकी आलोचना होगी। ये नहीं बता पाया कि ये जो मैसिव पासिंग स्टार है ये कहाँ से पहुंचा है, विच मस्ट रिमेन नियर द सन, दिस स्टार्स इन स्पेस आर सो फार, क्योंकि स्टार होते हैं बहुत दूर दूर तक, और कोई भी जो मूव करता है एक से दूसरे पर बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 8 प्लैनेट। और इसमें 8 जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनके बारे में कुछ नहीं, जो 8 प्लैनेट कहाँ से बने हैं, और ये हाइपोथेसिस प्लैनेट्स के बारे में अदर इंफॉर्मेशन को भी बताने में सक्षम नहीं। ये तो मोटा मोटी जो सवाल पूछेगा कब दिया गया और क्या दिया गया, तो प्लैनेटेसिमल जो इसका शब्द आया वो बाद की प्लैनेटरी साइंसेस की थ्योरी में, हाइपोथेसिस में, संकल्पनाओं में, सिद्धांतों में हमेशा के लिए बना रह गया। अगला सिद्धांत जो है जीन एंड जेफरी का, टाइडल थियरी। टाइड का आप जानते हैं ज्वार भाटा के पीछे देखता है, तो टाइडल थियरी। अब वहां भी एक स्टार पास कर रहा था के मॉडल पे। जीन एंड जेफरी का जो मॉडल है वो हमारे बारे में बात करता है, जीन एंड जेफरी टाइडल थियरी। सबसे पहले कहता है, इसके 2-3 पॉइंट थे कि टाइडल ट्रिगर्ड बाय ए पासिंग, जैसे ही एक क्लोज स्टेलर इनकाउंटर हुआ, एक मैसिव बॉडी जो सन के पास करती है, अगर ये हमारा सन और एक बहुत बड़े स्टार इसके पास से पास करता है, तो ये भी मास है, इसके पास भी कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी दूरी होती है, यहाँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, और ये बड़ा पावरफुल गुरुत्व, क्योंकि बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा है तो उसके ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो जानते हैं कि जब 2 बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कितना मैसिव है, बहुत बड़ा सा स्टार है, तो इसके ऊपर बॉडी पे फोर्स लगाया, इसके चलते यहाँ पे बल, अगर ये सन है और एक बॉडी है और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसका ज्यादा है, यहाँ से कुछ मास इधर की तरफ निकलना, ठीक है। जीन्स मैथमेटिकली, जीन्स एक मैथमेटिशियन, तो उसने कैलकुलेट किया कब, 1916। अब क्या 1916 में ये जो इंटरेक्शन है ये क्या करेगा, किस शेप का, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सिंगल सिकार शेप्ड फिलामेंट ऑफ हॉट सोलर गैसेस, डिस्क्रीट स्ट्रिंग्स नहीं, इसमें
ये नहीं कहा कि बहुत सारा निकलेगा, इसने ये नहीं कहा कि बहुत सारा निकालेगा, उसने कहा एक सिंगल सिगार शेप्ड फिलामेंट उससे बाहर निकलेगा। और ये सन है, इससे सिगार शेप्ड कुछ बाहर निकलेगा। और ये कहा कि जो फिलामेंट निकलेगा बाहर वो कूल होगा और धीमे धीमे सेपरेट मासेस में कॉन्ट्रैक्शन के चलते अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा, बाद वो बनेगा हमारा प्लेनेट। जो थिकर सेंट्रल पार्ट है, जो है आर द लार्जेस्ट प्लेनेट लाइक जुपिटर। आपको पता है ये हमारे आउटर प्लेनेट्स कहलाते हैं, 4 इनर थे और बाहर वाले 4 आउटर है, गैसेस और रॉकी के बात करते हैं। जबकि जो इसका टैपर्ड इंड होगा, अभी हम पिक्चर से देखेंगे इसको कि टैपर्ड इंड जो होगा वो हमारे स्मॉलर प्लेनेट बनाएगा। तो थिकर वाला क्या बनाएगा, जुपिटर और सैटर्न, और टैपर्ड इंड क्या बनाएगा, हमारा स्मॉलर प्लेनेट। बाद में 1916 में, ध्यान रहे कि 1916 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1916 में ही जीन और जेफरी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1929 में जेफरी ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे इस सिद्धांत में तब्दीलियां की। जो बेसिक सिद्धांत दिया था उसमें कुछ चेंजेस करा। उसने ये कहा कि पहले दो था, सन था और एक स्टार पास कर रहा था। उसने एंगुलर मोमेंटम के यानी कोणीय संवेग के कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, संरक्षण को ध्यान में रखते उसने कहा कि नहीं, 3 स्टार है। कौन कौन से हैं, एक प्रिमिटिव सन है, एक उसका दोस्त है और एक जो है स्टार जो उसके पास से पास कर रहा है जिसको उसने कहा इंट्रूडर। इस वर्जन में क्या हुआ, जो स्टार पास कर रहा था, एक सूरज और एक उसका दोस्त, उसके बगल से स्टार पास कर रहा है कंपेनियन, और यहाँ से डेब्रिस के इस मैच की बात लेके आता है। अगर हम इसको पिक्चर में देख के समझने की बात करेंगे, थोड़ा इसका ऑब्जेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका पिक्चर देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फिर से प्रॉब्लम यहाँ गया है ना, कई बार आपसे कहा कि 2 तरह के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है और कोणीय संवेग है। इन्हीं 2 के बैलेंस करने के चक्कर में 7, 8, 9, 10 थ्योरी जो आई है हमारे पृथ्वी या सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई है। जीन जेफरी के भी मॉडल का हमारा क्रिटिकल ऑब्जेक्शन हुआ, ये हुआ कि ये मॉडल जो है ये नहीं बता पाया, ये बात नहीं बता पाया कि जो इजेक्टेड मास था उसके साथ कितना एंगुलर मोमेंटम कैरी हुआ, स्पेशली आउटर प्लेनेट्स में। दूसरा, इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ नियर कोलिजन, ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिस्टेंस होता है स्टार्स के बीच में, और ऐसा नहीं होता कि घर घर का स्टार्स के बीच में इतना डिस्टेंस होता है कि उनके बीच में कोलिजन बहुत असाधारण तरह की बात है, यह एक सामान्य घटना नहीं। तीसरा, कि जो मटेरियल कंपोजिशन है वो किससे बना हुआ है, जो प्लेनेट्स बने हैं जो सोलर मटेरियल से, वो डू नॉट मैच द हैवियर एलिमेंट कंटेंट ऑब्जर्व, जो बाद में हमारा ऑब्जर्वेशन आया है जिसको देखा गया कि ये उससे मैच नहीं कर रहे, जो इसने एक्सप्लेन करा, जो थियोरेटिकली करा उससे ये मैच नहीं हो रहा है। एक ये ऑब्जेक्शन है। बाद में जेफरी ने खुद इस बात को माना कि उसके जो सिद्धांत था टाइडल थियोरी वाला, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो ये अगर पिक्चर आप देख पाए, अगर आप ये पिक्चर देख पाए तो टाइडल थियोरी जेम्स जीन्स वाले में देख के पता चलता है कि एक स्टार पास कर रहा है, स्टार के पास करने से एक सिगार शेप्ड का मटेरियल निकला, और सिगार शेप्ड मटेरियल निकलने के चलते एंगुलर मोमेंटम फिर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है, इसके बाद हमारी आती है रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। वैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रम 2 तरह के सवालों में, एक तो ईयर का सवाल पूछेगा और पूछेगा किसने ये सिद्धांत दिया। अब ये कहता है, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम की तरफ फिर चलेंगे और फिर ये बात करेंगे। इसने कहा कि एक कंपेनियन स्टार पहले से मौजूद है और एक थर्ड स्टार उसके पास आता है। अब रसेल ये कहता है कि सन बाइनरी स्टार सिस्टम का पहले से हिस्सा है। बाइनरी का मतलब होता है 2, एक सन था और एक इसके साथ पहले से था, और एक कंपनीड बाय एक कंपेनियन स्टार, तो 2 हो गए, एक सूरज है और एक इसके साथ पहले से इसका साथी है, और ये दोनों एक दूसरे के पास ही हैं, अप्रोक्सीमेटली 48 लाख किलोमीटर से 64 लाख किलोमीटर के रेंज में है, और सर्कुलर ऑर्बिट में टहल रहे हैं पहले से। अब ये जो कंपेनियन स्टार है, तो कंपेनियन स्टार ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ये जो कंपेनियन स्टार है, जो इसका दोस्त साथी मित्र है यार है, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है ग्रेविटेशनल, बहुत हैवी बॉडी रही होगी, जब हैवी होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। और फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जो तीसरा स्टार अप्रोच कर रहा है, कौन सा तीसरा स्टार, जिसको हम कहते हैं अप्रोचिंग स्टार, ये जब इसके पास आया बाइनरी सिस्टम में, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय दिस स्टार
ये जो तीसरा मेंबर जो बीच में आ गया है, जो दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में तीसरा चाहिए आ गया है, उसने इस पूरे सिस्टम को दिया बिगाड़। उसने अपना फोर्स लगाया, टाइडल फोर्स कंपेनियन स्टार पे, और इसके चलते फिर से मटेरियल एग्जर्ट किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो खींच लेगा। ये जो खींचा इसने, इस इंटरेक्शन के चलते बहुत सारा फॉर्मेशन हो रहा है सोलर सिस्टम में। और इस बात को समझना आसान भी है, इस बात को समझना बहुत सारा आसान भी है। हमारा एक कंपेनियन स्टार है और हमारे पास सूरज पहले से बाइनरी स्टार सिस्टम में सूरज और एक इसका दोस्त है। एक तीसरा आदमी इसमें क्या किया, घुस गया। जो तीसरा आदमी घुसा है, इसके चलते इतना फोर्स इसने लगाया कि इन दोनों का रिलेशनशिप का ब्रेकअप। आजकल ब्रेकअप से बहुत फेवरेट है, ये ब्रेकअप ये तीसरे आदमी के चलते ही हुआ है। ये जो तीसरा कंपेनियन स्टार घुसा है, इसने इन दोनों की जोड़ी को तोड़ दिया, और जब ये टूटा तो द्रव्यमान के सिद्धांत में, द्रव्यमान के संदर्भ में देखें, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मास का। ये क्या कहते, थर्ड जो तीसरा कंपेनियन स्टार आया है, इसने मास यानी एंगुलर मोमेंटम की संरचना ही बदली। ये एक सिद्धांत था। बात और भी 2-3 सिद्धांत थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सिद्धांत ये थे, जो लास्ट और आखिरी सिद्धांत है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा है बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट का सिद्धांत, 1927 में आया, जिसके बारे में लगातार रिसर्च अभी भी शोध जारी। इसने बड़ा नए तरीके से कॉन्सेप्ट, अच्छा ध्यान रखिए कि कोई सिद्धांत नहीं है, बेसिकली बिग बैंग थियरी की जगह पे हम सब उपयोग कर सकते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बिग बैंग अपने आप में कोई थियरी नहीं है, थियरी वो है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ये सिद्धांत नहीं है। तो क्या है भाई क्या है? तो ये कहता है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, यह एक सिंगुलर पॉइंट से शुरू हुआ है, एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है, जो सबसे पहला फिगर में दिखाया था। तो इसमें कॉन्सेप्ट किसका आ गया? सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कहता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, देखो भाई इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे स्टार लगा दे रहा हूँ। यहाँ से सवाल आएगा, यही पूछ लेगा कि बिग बैंग थ्योरी दिया कब गया था और कितने साल पहले। कह रहा है कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड हमारा एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। और ये कैसा था? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत छोटा था, हॉट था, बहुत गर्म था, और बहुत डेंसिटी था, मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट डेंसिटी था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगुलरिटी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, ठीक है। क्या हुआ? एक महाविस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ। दिस सिंगुलरिटी अंडरवेंट अ रैपिड एक्सपेंशन, जिसको हम इस बिग बैंग के चलते यह जो पॉइंट था, अचानक से ये एक बहुत बड़े एक्सपेंशन हो गया, बहुत बड़ा, लीडिंग टू द यूनिवर्स करंट वास्टनेस। आज जो ब्रह्मांड इतना विस्तारित है, आज जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, आज जो ब्रह्मांड इतना व्यापक है, विशाल है, इतना बड़ा है, वो कहता है कि ये जो बिग बैंग का सिद्धांत कहता है कि एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी डेंसिटी बहुत इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है उसकी डेंसिटी, और ये यहाँ पे एक महाविस्फोट हुआ और अचानक बहुत तेजी के साथ ये इसका एक्सपेंशन होता गया। एक इसमें बड़े मजे की कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। क्या है भाई? कुछ सेकेंड में, इन फर्स्ट सेकेंड नहीं, सेकेंड का मतलब समझते हैं 1 सेकेंड, सेकेंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, सेकेंड के किसी हिस्से में बिग बैंग के यूनिवर्स एक्सपोंडेड, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, और कैसा हुआ? एक्सपोनेंशियली हुआ। ग्राफ के साथ देखें तो ग्राफ ऐसे जाएगा, बहुत तेजी के साथ ऐसा जाएगा, एक्सपेंशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। मतलब सेकेंड के किसी बहुत हिस्से में एक झटके में अचानक बहुत महाविस्फोट होने के चलते ये जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा फैल गया। अब दूसरा इसमें एक बात करता है क्वांटम फ्लक्चुएशन, टीनी क्वांटम फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। मोटा मोटी बात है, बहुत आसान बात है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि छोटा सा पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट के सेकंड के चंद से सेकंड के हजारवें लाखों ईस्वी में कहीं पे एक झटके में ब्रह्मांड अचानक विस्तार करके बहुत बड़ा हो गया। इसके अगर हम पिक्चर को देखेंगे तो हमें ये बात भी समझ में आएगा। हमारा पिक्चर इसके आगे ये है,
तो इसके सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। और ये है फॉर्मेशन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब इसको भी तो एक्सप्लेन करना होगा ना कि ये सूरज, चंदा, सितारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, प्रेमी प्रेमिका कैसे बने। सबसे पहले बात करता है कि कूलिंग एंड पार्टिकल फॉर्मेशन। जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जैसे ही एक्सपेंड होना शुरू हुआ, ये ठंडा होना भी शुरू किया। यस, और जब ठंडा होना शुरू किया तो क्वार्क एक चीज होती है, मोटा मोटी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा होता है। ये क्वार्क जो है कूल होना शुरू किया, और एक क्वार्क क्या किए, कंबाइन होकर क्या बनाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब बन गए कुछ मिनटों के, विद इन मिनट्स, कितने में, विद इन मिनट्स, ये पार्टिकल फ्यूज होके बना दिए लाइट एलिमेंट। और किस तरह के, क्या बना दिए, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का ट्रेस एलिमेंट। तुमको पता ना, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आवर्त सारणी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर सिंथेसिस। न्यूक्लियर सिंथेसिस में क्या, क्वार्क क्या पहले बना दिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर हमको क्या बना दिया शुरुआती में, हाइड्रोजन, हीलियम और ट्रेस अमाउंट। फिर कहता है कि एक बैकग्राउंड है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। करीब करीब 3,80,000 साल पहले यूनिवर्स इतना कूल हो गया, इतना ठंडा हो गया। देखो शुरू कब हुआ था, 13.8 बिलियन साल पहले, और अब बात कर रहा है कि 3,80,000 साल पहले ये यूनिवर्स कूल्ड हुआ, हैड कूल्ड इनफ फॉर, किसके लिए, बात यहाँ किया था क्वार्क की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात ध्यान रखना है, ये कूलिंग हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया। 3,80,000 साल पहले ये इतना ठंडा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके प्रोटॉन के साथ न्यूट्रल एटम बनाना शुरू किया। कब बनाना शुरू किए, 3,80,000 साल पहले। दिस डीकपलिंग अलाउड फोटॉन्स टू ट्रेवल फ्रीली क्रिएटिंग CMB, उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इतने डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये तो केवल आपको बताने के लिए की चीजें होगी। अब कॉस्मिक इवोल्यूशन, अब क्या हुआ कि टाइम के साथ धीमे धीमे डेंसिटी वेरिएशन हुआ अर्ली यूनिवर्स में। पहला यूनिवर्स बना है महाविस्फोट के बाद, उसके अंदर में घनत्व का चेंजेज होना शुरू हुआ, और उसके चलते ग्रेविटेशनल क्लम्पिंग हुई। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते स्टार बने और गैलेक्सी बने, जो हमारी समझ बिग बैंग थ्योरी से। एक और बात कहता है कि लार्ज स्केल स्ट्रक्चर भी है। ये धीमे धीमे ग्रेविटेशनल क्लम्पिंग के चलते बहुत सारे कॉस्मिक स्ट्रक्चर बने, और उस कॉस्मिक स्ट्रक्चर में क्लस्टर और सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज बनी, और कॉस्मिक फॉर्मिंग द कॉस्मिक वेव ऑब्जर्व टुडे। और ये सब बातें कैसे पता है, क्योंकि जब हम बिग बैंग के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे टेलीस्कोप दिए जाते हैं अंतरिक्ष में, बहुत सारी संरचनाओं का, वेबर टेलीस्कोप सुना होगा, जेम्स वेब, आजकल JWST बोलते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो काम कर रहा है, उन रेडिएशन पे पकड़ के बताता है कि नहीं भाई अभी कुछ चल रहा है। तो ये सारे सिद्धांत थे, और अगर फोटो के माध्यम से समझना हो तो बिग बैंग यहाँ हुआ है, ये बिग बैंग हुआ, फर्स्ट स्टार यहाँ पे बन रहे हैं 3,80,000 साल पहले। फिर और थोड़े बड़े स्ट्रक्चर गैलेक्सी वगैरह बना, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम 9 बिलियन साल, और ये खुद हुआ है कब, 13.8 बिलियन साल पहले। ये तो इसका दिया है कि अभी हम इस स्टेज में है, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से, और ये हमारी अभी मॉडर्न गैलेक्सी डेवलप होते होते यहाँ पे पहुंची है। तो ये हमारा आज का क्लास था, अभी तक तो ये सारा हमारा क्लास था। तो बहुत सारे हम लोगों ने सिद्धांत देखा, और डिफरेंट सिद्धांत, इसमें जो सवाल बनेंगे किस ईयर में कौन सी थियरी आई, किस ईयर में कौन सी थियरी आई, उस थियरी ने क्या करा क्या नहीं करा, और उसमें क्या क्या अभी जो करंट हमारी अंडरस्टैंडिंग है बिग बैंग को लेकर, तो कौन कौन से सिद्धांत आए, किसने दिए और किसने दिए। अब एक जो महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ है कि इस टॉपिक के ऊपर में जो भी आज पढ़ाया है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थियरी है, इस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुल 40 क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है, कुल 40 क्वेश्चंस है, MCQ बेस्ड है, शायद इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। आपको उसको करना है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी क्लासेस चलेंगी, हर एक क्लास के बाद जो पढ़ाया गया उसके 40 से 50 क्वेश्चन का आपको सीट दिया जाएगा,
ऐप पे पढ़ाया जाएगा, ऐप पे या यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा वहाँ पे आपको ये मिलेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पूरे लेक्चर को पढ़ें। इस पूरे लेक्चर को पढ़ने के बाद उन सवालों को अटेम्प्ट करें। उन सवालों को अटेम्प्ट करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐप पे या यूट्यूब के कमेंट में जरूर पूछें। आप इनको पढ़िए, समझिए, और इनको पढ़ते वक्त आपको क्या क्या कठिनाई आई समझने में, क्या और आप इसमें तब्दीली चाहते हैं, चीजें चाहते हैं, इसके बारे में भी बताइए। और धीमे धीमे, ये तो आज हमारा पहला क्लास, रेगुलर क्लासेस चलेंगी और पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। अब 40 सवाल 50 सवाल अगर हर एक टॉपिक पे मिलते हैं तो किसी पर्टिकुलरली एक सेक्शन के खत्म होते होते अगर आप ये मान के चलिए कि 10 टॉपिक्स हैं, जैसे आज ये पहला टॉपिक था, 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक पे 40 सवाल भी अगर आपको पर डे मिल रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कितना हो गया, 400 सवाल हो गया। आप समझ पा रहे हैं, किसी एक छोटे से सेक्शन में, मतलब एक बहुत बड़ा हेडिंग मान लेते हैं, एच नाम का कोई हेडिंग है, इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी डी, और इस एक सेक्शन में मान लेते हैं 5 टॉपिक है, ठीक है। तो 5 टॉपिक में 200 क्वेश्चन का एक सेट मिल रहा है। अगर सब में 5 ही मान लेते हैं ऑन एवरेज तो हमारा कितना मिला, 200 गुणे 4, 800 सवाल तो आपको ऐसे मिल गए एक सब सेक्शन के अंदर में। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इसको ठीक से करें। और थैंक यू वेरी मच, आपने इसको पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल लगाएंगे, इस पर अपना कमेंट भी करेंगे, आपको जो सवाल की दिक्कत आएगी वो भी बताएंगे, और हम सब धीमे धीमे मिलकर पूरे सिलेबस को साइंटिफिकली समझेंगे, सवालों को करेंगे। करीब करीब 2500 4,000 5,000 सवाल करीब करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। थियरी और प्रैक्टिस, यही 2 तरीके हैं जिससे सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, एक कथन है। मैं अपने क्लास को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, विश्राम दे रहा हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, वसीम बरेलवी का शेर है ये। जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।